में हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन क्या कहता है दोस्त मेरे? ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखिएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का एकदम ध्यान रखिएगा। F बराबर होता है Gm1m2 बटा r स्क्वायर। F बराबर Gm1m2 बटा r स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा इसको दुगुना कर दिया, इसको दुगुना कर दिया, आई कह देगा दुगुना हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। आजकल कहाँ साउंड आ रहा है? अगर आपको पूछेगा यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता है m1 m2 बराबर अगर 1 होगा तो r बराबर 1 होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। इसी को डिफाइन करता है एकांक द्रव्यमान की वस्तु होगी, एकांक त्रिज्या होगा, एकांक द्रव्यमान की वस्तु होगी, एकांक दूरी पर होगी, तो f जो है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है। एकदम इस वैल्यू को याद रखिएगा दोस्त मेरे, डायरेक्ट कभी कभी वैल्यू पूछ देता है। और अगर इसका यूनिट पूछ देगा तो F बराबर Gm1m2 बटा r स्क्वायर है, तो G बराबर क्या हो जाता है? FR स्क्वायर बटा m1m2 FR स्क्वायर बटा m1m2। इसको निकालिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी इंटू केजी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अगला कहता है एकांक, अभी तुरंत बताए थे। F बराबर होता है G कब? जब एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अगला गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है देखिए। अगर दो अलग अलग वस्तु है, अगर दो अलग अलग वस्तु है तो इसके बीच लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है, अगर दो वस्तु में एक तो वस्तु है और दूसरा वस्तु अगर पृथ्वी है, तो इसके बीच जो लगने वाला बल होगा इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। अगर दोनों वस्तु अलग अलग है, दोनों वस्तु अगर अलग अलग है, पृथ्वी नहीं है या पृथ्वी है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल। और दो वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी है तो उसे हम कौन बल कहते हैं दोस्तों? गुरुत्व बल कहते हैं। आ जाओ इधर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर हम बात करें जी की, तो जी इसका मान पूरे ब्रह्मांड में बड़ी जी का मान नहीं बदलता है, इसका मान इतना होता है। और यह एक अदिश राशि है क्योंकि ये एक नियतांक है। अगर हम बात करें छोटी जी की, तो इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका पृथ्वी की सतह पर होता है। और यह सदिश राशि है। यह कौन राशि है दोस्त मेरे? सदिश राशि है। किसका रांची में है ये सब दोस्त मेरे? अभी ये सब छोड़ो, हम तुमको सबको मिलवा देंगे, टेंशन नहीं लो। हम बोले हैं सब केकर कौन कौन शिफ्ट में है, गौर फरमाइएगा। इधर आ जाओ। कहते हैं इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता और इसका मान 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और यह अदिश राशि है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये गुरुत्वीय त्वरण है। छोटी जी का मान गुरुत्वीय त्वरण है, यह सदिश राशि है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, अगर हम इसकी बात करें पृथ्वी के सतह पर जी का मान, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान होता है Gm बटा r स्क्वायर। पृथ्वी के सतह पर जी का मान Gm बटा r स्क्वायर, जो लगभग बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और बहुत लोग देखो कमेंट्स करते हैं कि लाइव नहीं है तो फलना नहीं है तो चिलना नहीं है। देखो तो कितना टाइम हो रहा है, तो हर घड़ी है अगर 8:09 हो रहा है। मारेंगे बड़ी मार। छुट्टा कंटेंट पे ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ इधर। अगर h ऊंचाई पर आते हैं तो g डैश बराबर होता है Gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। Gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। और अगर d गहराई नीचे आते हैं, तो g डैश बराबर आता है G1 माइनस d बटा r। देख लो, कहते हैं g डैश बराबर Gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर जब पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर हो और d गहराई नीचे होता है, g डैश बराबर G1 माइनस d बटा r। जी डैश बराबर G1 माइनस d बटा r। पृथ्वी के सतह पर g बराबर Gm बटा r स्क्वायर। अब आ जाओ इधर। अगर हम पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ले तो g डैश बराबर होता है g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा। और g डैश पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई में जाने पर घटता है। केंद्र पर g का मान 0 होता है और ध्रुव पर जाते होता है विषुवत रेखा पर कम होता है। इधर से इधर जाओगे बढ़ेगा, इधर से इधर जाओगे घटेगा। इस सबका पढ़ा हुआ होगा। आ जाओ इधर। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। सबसे मजबूत बल अगर कहेगा तो नाभिकीय बल, काल्पनिक बल कहेगा तो अपकेंद्र बल, और अगर क्षयकारी बल कहेगा तो घर्षण बल।
क्षयकारी बल कहेगा तो घर्षण बल। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। कोई भी दो द्रव्यमान युक्त पिंड होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है एकदम। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है, और आकर्षण विकर्षण दोनों का बल पूछेगा, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों बल हो जाएगा। चुंबकीय और विद्युतीय दोनों बल हो जाएगा। देखो, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, क्षयकारी बल घर्षण बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, और केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? देखो, एकदम पूछवे करता है दोस्त मेरे, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? अगर हम द्रव्यमान की बात करें और इधर भार की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है mg। इसका मान हर जगह नियत रहता है, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान हर जगह नियत रहता है। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक kg होता है, और ये इसकी अगर हम बात करें इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है, और यह जो है एक सदिश राशि है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो यह एक सदिश राशि है, और इसका यूनिट जो होता है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है एकदम। देख लो, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, चूंकि g का मान बदलता है। g का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो घट जाएगा, नीचे जाओगे तो घट जाएगा, केंद्र पर जाओगे तो जीरो हो जाएगा। बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि जी का मान बदलता है, भार बदलता है अलग अलग जगह पर। अगर पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी की बात करें हम, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर अगर W बराबर किसी का mg होता है, तो चंद्रमा पर जाओगे ना, W बराबर mg/6 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ g होता है तो यहाँ g/6 होता है। लेकिन द्रव्यमान यहाँ m होता है तो यहाँ भी ma होता है, इसका ध्यान रखना। अगर द्रव्यमान यहाँ m होता है तो यहाँ भी ma होता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। भार का मान अगर एकदम कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है दोस्त मेरे, तो पढ़ाई कर लो आप। ये mg है और ये mg/6 है। अगर यहाँ पर भार मान लो 600 न्यूटन है, तो यहाँ पर भार हो जाएगा 600/6, 600/6 100 न्यूटन। लेकिन अगर यहाँ पर द्रव्यमान 10 kg है तो यहाँ भी द्रव्यमान 10 kg होगा। इसका ध्यान रखना और इसके सवाल को ध्यान से बनाना। कहते हैं दोस्त, आप फास्ट नहीं करेंगे दोस्त, फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो तुमको लगता है 3 या 9 घंटा में कैसे कंप्लीट करेंगे? आज इधर द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। W बराबर mg होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ये g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका SI मात्रक kg होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। यह एक अदिश राशि है। कौन एक अदिश राशि है? द्रव्यमान। और भार एक प्रकार का बल है, यह सदिश राशि है। भार एक प्रकार का बल है, यह सदिश राशि है। किसका टेस्ट में, अभी टेस्ट में दोस्तों बहुत ज्यादा नंबर आ रहा होगा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ भी टेस्ट का क्वेश्चन हम नॉर्मल कर दिए हैं, एकदम नॉर्मल कर दिए पिछले 15 दिनों से, इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि तुमको बहुत ज्यादा हेडेक हो। और दोस्त मेरे, अभी थोड़ा सा नंबर ज्यादा आपका आ रहा होगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन टफ रहेगा, ये बात आप एकदम याद रखना। इसलिए ध्यान से और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर क्वेश्चन बनाना। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? g/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी वस्तु का भार शून्य होता है। अगर कह देगा अंतरिक्ष में भार, कहेंगे 0 होता है। अंतरिक्ष में भार, कहेंगे 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार, कहेंगे 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होता है? 0 होता है। चंद्रमा पर g का मान g नहीं होता है, g/6 होता है। पलायन वेग, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंके और वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग बराबर होता है √2gr। पलायन वेग का मान पूछता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और एक होता है कक्षीय वेग, इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है √gr। इसको काट दोगे √2:1 आ जाएगा, ये अनुपात पूछता है। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात √2:1 होता है। एकदम चला √2, इसी को उल्टा कर देगा ना, इसी को उल्टा कर देगा कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी और पलायन वेग, तो हो जाएगा 1/√2। हिसाब से मारना, गड़बड़ होने की संभावना प्रबल होती है। और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े ही होंगे। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ना ही प्रक्षेपण कोण पर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.35 और सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरता है, क्योंकि वहां पलायन वेग कम होता है। जरा सा उछलेगा तो उछल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति अपने पीठ पर बोझा बांधकर क्यों उतरता है? इसलिए उतरता है क्योंकि वहां पलायन वेग का मान कम होता है। कितना होता है? 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरता है।
क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात √2:1 होता है, और उल्टा कर दोगे तो 1:√2 हो जाएगा। पलायन वेग और कक्षीय वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग और कक्षीय वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और ये दोनों का अनुपात पूछेगा। पलायन वेग कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग का मान, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड भी रहता है एक ऑप्शन में। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है। सर हम पानी और पान बेच के आपका क्लास देख रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, ये जुनून है, एकदम खूब मन लगा के पढ़िए, आपका भी जीवन बदलेगा। कहते हैं पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कहेगा किसी वस्तु को फेंक के वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है, बताइए पलायन वेग का यह वेग कौन सा वेग है? कहेंगे पलायन वेग है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2। कहेगा बताओ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर क्यों उतरता है? बोझा बांधकर इसलिए उतरता है दोस्त मेरे, क्योंकि वहां पलायन वेग का मान कम है। अब पलायन वेग का मान कम है तो जरा सा भी उछलेगा तो उछल जाएगा, इसलिए वहां पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री बोझा बांधकर उतरता है। और अगर हम कहते हैं कि पलायन वेग की अगर हम बात करें तो पलायन वेग का मान वहां पर कम है, और वहां से जब अंतरिक्ष को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष काला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला कहते हैं पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात पूछता है दोस्त मेरे, इसलिए एकदम इसको ध्यान में रखना। फिर कहता है मोशन और ग्रहों का नियम। ग्रहों का नियम किसने दिया है दोस्त मेरे? ग्रहों के नियम की अगर हम बात करें, ग्रहों का नियम केपलर ने दिया। ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिया। पहला कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। क्षेत्र का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। और तीसरा परिक्रमण काल का नियम कहता है परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। देख लो, ग्रहों के लिए नियम किसने दिया? तो कहेंगे केपलर ने। ग्रहों के लिए नियम किसने दिया? केपलर ने। किसने कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है? ये बात कोपरनिकस ने कहा था। ग्रहों के लिए नियम किसने कहा था दोस्त मेरे? ग्रहों के लिए नियम किसने दिया था? केपलर ने। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम कहता था सूर्य के चारों तरफ कोई भी पिंड दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। क्षेत्र का नियम कहता था कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। और परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। ठीक है, ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे। जब भी क्वेश्चन अगर पूछेगा, कथन निष्कर्ष वाले भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी रहेंगे, कुछ टफ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, एकदम आराम से हैंडल करना बन जाएगा। एक लड़का देखो लिखता है आई लव यू सर। लव यू मेरा दोस्त। आप जैसे टीचर कभी नहीं देखे सर, आपकी वजह से मुझे ड्यूटी में जॉब हुआ और अब मैं एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ। आपको सब नमन है, स्टूडेंट के लिए आप भगवान है। लेकिन दोस्त मेरे, आपको जॉब मिला तो आपको समझ में आता है। बहुत बच्चे तो जो बच्चे अभी मान लो कोई बच्चा ऐसा होगा कि 15-20 दिन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको तो 20 दिन में नौकरी चाहिए। दोस्त मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं ना, अभी तो हम कोई कथन निष्कर्ष वाला सवाल भी कम करवा रहे हैं ताकि बच्चा को बहुत हेडेक नहीं हो। 10 दिन 5 दिन एग्जाम को बचता है तो नॉर्मल क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सब क्वेश्चन इतना बड़ा करवाए हैं। और कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल थोड़ा टफ पूछेगा। एनसीईआरटी हम पूरा पढ़ा दिए, उसको पढ़ के जाना दोस्त मेरे। हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं छोड़े हैं। आ जाओ, एकदम हो जाएगा और टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। लिफ्ट की गति देखो, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, एक समान वेग से नीचे जा रहा हो, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तुरंत से ऊपर जाएगा, भार बढ़ेगा। ये तुरंत से नीचे आएगा, भार घटेगा। हम कितना बार बोले हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से जा रहा हो, एक समान वेग से आ रहा हो, तो भार में कोई परिवर्तन नहीं। ये तुरंत से ऊपर जाएगा, भार बढ़ेगा। ये तुरंत से नीचे आएगा, भार घटेगा। लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, भार 0 हो जाएगा। इतने क्वेश्चन पूछता है, गौर फरमाइएगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा हो, भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर लिफ्ट ये तुरंत से ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ जाएगा, और अगर लिफ्ट ये तुरंत से नीचे आ रहा है तो भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर रस्सा टूट जाएगा तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 6 नंबर कंडीशन का कोई काम नहीं, इमेजिनरी कंडीशन है, इसको छोड़ दो। अब देखो, अगर कोई पिंड एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, एक समान वेग से नीचे आ रहा है, भार में कोई परिवर्तन नहीं। ये तुरंत से ऊपर जा रहा है, भार बढ़ेगा। ये तुरंत से नीचे आ रहा है, भार घटेगा। लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा,
भार का मान हो जाएगा 0। वृत्तीय गति और रेखीय गति, वृत्तीय गति क्या है दोस्त मेरे, आपको सबको पता है, एकदम ही लाइन पूछता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता, एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता है, एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता है। और अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला v²/r, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला mv²/r या m ω²r होता है। रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है v बराबर ω/r, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है v बराबर ω/r। एक क्वेश्चन एकदम ध्यान रखना, वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वेग की दिशा किधर होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में। वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। AC अभिकेंद्र त्वरण बराबर v²/r है, अगर कोई काम नहीं है लेकिन ये पूछेगा mv²/r या m ω²r। v बराबर ω/r होता है, v रेखीय वेग है, ω कोणीय वेग है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि एगो बॉल को किसी वृत्तीय पथ पर घुमा रहे हैं, तो बताइए वो बॉल जब रस्सी टूट जाएगा तो किधर की ओर जाएगा? तो कहेंगे स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, क्योंकि वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में है। तो अगर वो रस्सी टूट गया तो वो बॉल स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर सरल रेखीय या स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, सरल रेखीय या स्पर्शी के अनुदिश वो गति करेगा। वक्रपथ की ढाल, वक्रपथ की ढाल होता है v बराबर √rg tan थीटा। वक्रपथ की ढाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और वक्रपथ को ढालनुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे कि वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब अंदर वाला पहिया पहले उठेगा कि बाहर वाला? बताओ तो। पहला अंदर वाला पहले उठेगा या बाहर वाला? जल्दी बता दो, अंदर वाला पहले उठेगा या बाहर वाला? वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से अगर कोई गाड़ी घूमेगा तो हमेशा ध्यान रखना अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, देखो अगर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चलेगा ऐसे पलटेगा, तो अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। आंसर बता, कौन पहले उठेगा? अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। कहते हैं वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि v बराबर होता है rg tan थीटा। rg tan थीटा या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई पिंड वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है तो गति अधिक होने के कारण घर्षण कम हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले उठता है और गाड़ी बाहरी पहिए पर बाहर की ओर पलट जाता है। अगला, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है और ये न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए यह बल लगता है और इसका परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है। इसका दुएगो एग्जांपल वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना और एक एग्जांपल है दूध से मक्खन का अलग होना। दूध से मक्खन का अलग होना, दूध से मक्खन का अलग होना। अब केंद्रीय पंप तो पूछेगा नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना और दूध से मक्खन का अलग होना। अब केंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अब केंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अब केंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अगला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, देखो ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु की अगर हम बात करें, मध्य बिंदु पर धक्का देंगे तो यहाँ पर वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा का मान महत्तम होगा। मध्य बिंदु पर यहाँ धक्का देंगे, वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा का मान महत्तम। ये अंत बिंदु है। अंत बिंदु दो होता है, एगो इधर एगो इधर। तो मध्य बिंदु पर जब धक्का देंगे तो वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो। त्वरण जीरो, विस्थापन जीरो। विस्थापन यहीं से शुरू होता है, विस्थापन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और प्रत्यानयन बल जीरो। इसका ठीक उल्टा यहाँ होता है, यहाँ वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, यहाँ वेग जीरो, गति ऊर्जा जीरो, बाकी सब महत्तम। एक बार फिर से देख लो, इतने याद रखना है दोस्त मेरे कि अगर एक बच्चा लिख रहा है गुरुदेव आपको, आप हम लोगों के लिए इतना मोटिवेशन कहाँ से, गुरुदेव आपको हम लोगों के लिए इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? गुरुदेव आपका एनर्जी देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है। एकदम लव यू मेरा दोस्त, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा फील कीजिएगा। आ जाओ इधर। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर यहाँ पर धक्का देंगे तो वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, यहाँ पर धक्का देंगे तो वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, आप बाकी सब जीरो। यहाँ पर आएंगे तो वेग शून्य और गति ऊर्जा शून्य, बाकी सब महत्तम। यहाँ पर देख लो एकदम यहाँ का ठीक उल्टा, जो यहाँ महत्तम होगा वो यहाँ जीरो होगा और जो यहाँ जीरो होगा वो वहाँ यहाँ महत्तम होगा। यहाँ मध्य बिंदु पर वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो होता है। इसका ठीक उल्टा वहाँ होता है।
सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। कहते हैं टी क्या है? आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है? जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगर यहाँ से आवर्तकाल की अगर हम बात करें, जाने यहाँ से गए, यहाँ से फिर यहाँ आ गए, इसमें जो समय लगा उसे आवर्तकाल। अगर समय कम लगा इसका मतलब तेज है, और अगर समय जाने आने में लगा समय अधिक लग गया, ज्यादा टाइम ले लिया, एक मतलब ये सुस्त है, एक मतलब ये सुस्त है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, बताओ सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देख लो, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई सरल लोलक है और इसमें दोस्त मेरे आप एगो में पानी भर दो, एगो में पारा भर दो, एगो में पारा भर दो, एगो में पानी भर दो, सरल लोलक का आवर्तकाल दोनों के लिए समान हो जाएगा, क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन दोस्त मेरे एगो का आधा भर दो, एगो को पूरा भर दो, एगो का आधा भर दो, एगो को पूरा भर दो, इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी लंबाई ज्यादा होगी, यहाँ इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, इसकी लंबाई कम होगी। जिसका लंबाई कम होगा, इसका लंबाई पूरा भरा का लंबाई कम होगा, आधा भरा की लंबाई ज्यादा होगी। जिसका लंबाई ज्यादा होगा उसका आवर्तकाल ज्यादा होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा? ज्यादा होगा। और दूसरे गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। एल का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, सुस्त हो जाएगा। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और एक के बदले दो लड़कियां अगर आ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद अगर कह देगा कोई लड़की बैठी हुई है, बैठकर झूला झूल रही है, अभी इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, अब ये खड़ी हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ हो जाएगा, तो ये खड़ी हो जाएगी, द्रव्यमान केंद्र यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त मेरे, तो एल का मान घट जाएगा, एल का मान घटेगा, टी का मान घट जाएगा, टी का मान घट जाएगा, सुस्त हो जाएगा। देख लो, अगर कोई लड़की बैठी है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, लंबाई इतना हो गया। अगर खड़ी हो जाएगी तो लंबाई घट जाएगा, लंबाई घट जाएगा, टी का मान घट जाएगा, टी का मान घट जाएगा, तेज हो जाएगा, टी का मान घट जाएगा, तेज हो जाएगा। अच्छा चलो, एगो तो हम देते हैं। लड़की पहले खड़ी थी, लड़की पहले खड़ी थी, देखते हैं के मार पाता है। लड़की पहले खड़ी थी, अब बैठ गई, खड़ी थी अब बैठ गई, अब बताओ क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा कि तेज हो जाएगा? तेज हो जाएगा कि सुस्त हो जाएगा? देखो, पहला कंडीशन था कि खड़ी थी अब बैठ गई, तेज हो जाएगा कि सुस्त हो जाएगा? आंसर बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? अगर कोई लड़की खड़ी थी और बैठ गई तो तेज हो जाएगा कि सुस्त हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी बता। खड़ी थी अब बैठ गई है, आंसर गड़बड़ाना नहीं। खड़ी थी ना, खड़ी थी तभी यहाँ पर था द्रव्यमान केंद्र नाभि इसका, अब ये लड़की बैठ गई है, यहाँ आ जाएगा, एल का मान बढ़ेगा, एल का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगा। क्या मार रहे हो? देखो क्या बात, ये होती है तैयारी दोस्त मेरे, सुस्त हो जाएगा। अगला कहते हैं दोस्त मेरे, एम द्रव्यमान का कोई पिंड एल लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल, ये एल लंबाई के धागे से कोई लटकाया गया एम द्रव्यमान का कोई पिंड, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। और दोस्त मेरे, आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर भी निर्भर नहीं करता। कहता है आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, न ही प्रकृति और विस्थापन पर निर्भर करता है। कहते देखो, पारा का द्रव्यमान ज्यादा होता है, पानी का कम, लेकिन दोनों का आवर्तकाल समान होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आधा भरा का ज्यादा होता है, पूरा भरा का कम होता है, तो जेकर एल ज्यादा होगा टी ज्यादा होगा, जेकर एल ज्यादा होगा टी ज्यादा होगा, पूरा भरा का एल कम है तो टी का मान कम होगा। अगर किसी झूले पर एक, अभी तुरंत बताए थे, देखो ना, आधा भरा का एल ज्यादा होगा तो इसका टी ज्यादा होगा, कम भरा का एल कम होगा तो पूरा भरा का एल कम होगा तो टी का मान कम होगा। और पारा भर दो कि पानी भर दो, आवर्तकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी झूले पर कोई व्यक्ति झूल रहा है और तो अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हैं तो आवर्तकाल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है, देख लो, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है, अभी इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, अब वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो भैया एल का मान घट जाएगा, और टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है। एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, और टी का मान घट जाएगा, टी का मान घट जाएगा तो तेज हो जाएगा। देख लो, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण, प्रभावी लंबाई बैठी है यहाँ द्रव्यमान के अंदर खड़ी हो जाएगी तो प्रभावी लंबाई घट जाएगा, तो आवर्तकाल कम हो जाता है और झूला तेज हो जाता है, उल्टा होने पर उल्टा होता है। अगला
पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान T बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है, G का मान 0 होगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी, टी का मान बढ़ेगा, यानी जाने आने में लगा समय ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये सुस्त हो जाएगा, बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम सुस्त हो जाता है। कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से बताओ ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। कहते हैं अरे आधा भरा और पूरा भरा में एल बदल जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने कहा तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो यहाँ पर आधा भरा जो होगा उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, एल बदलता है। देखो ना एल इसका यहाँ है, यहाँ, और इसका एल यहाँ है, तो एल ना घट गया, द्रव्यमान तो नहीं बदला, द्रव्यमान तो नहीं बदला सुमित जी, द्रव्यमान तो नहीं बदला। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है, और घटने से क्या होता है, बढ़ जाता है, घटने से क्या होता है, बढ़ जाता है। और पीपीटी कहाँ है, पीपीटी है ना, देखो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G होता है। जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, जाने आने में वहां से काटिए ना, जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जाने आने में लगा समय अगर कम हुआ तो तेज होगा, और जाने आने में लगा समय ज्यादा हुआ तो सुस्त हो जाएगा। जाने आने में लगा समय कम, यानी यहाँ से हम गए यहाँ और फिर हम आ गए यहाँ, तो जाने आने में लगा समय कम है तो तेज है, और जाने आने में लगा समय ज्यादा है कर मतलब हम सुस्त है। कितना बार बताए हैं, देखो कितना मेरा तारीफ कर रहे हैं, लव यू सर, मैंने आपके जैसा टीचर पहली बार देखा है। तारीफ करो दोस्त, एकदम करना चाहिए। मेरा तारीफ काहे नहीं करोगे, मैं इतना बढ़िया से तोरा पढ़ा देने जो हम लोग के सब कुछ छोड़ हम लोग के सब कुछ छोड़ दिए हैं, दिवाली छठ फेस्टिवल सब हम लोग के तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत यही सब तारीफ करोगे दोस्त, थोड़ा हिम्मत भी मिलता है। समझाने का समय नहीं है सर, चलते रहिए, एकदम हम चलते रह रहे हैं। क्या हुआ, मेरा 5 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, है ना पीपीटी आपके पास, ऐसे कीजिएगा, पेस्ट कहीं नहीं करते हैं। अब दोस्त मेरे एक बात जान लो, हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन तुमको बनाने से रोकेगा, तुम उतने बना के आना जितना थोड़ा से बनेगा, उतने में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। 100 नंबर का एग्जाम होता है ना दोस्त मेरे, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 60 से 62 जाता है, 38 को जो सवाल नहीं बनाता है ना 40 वो ओकरो नौकरी होता है। आज जो 75 में 65 मार के आता है, 70 मार के आता है, ओकर नौकरी कभी नहीं होना है। अगर 75 में कोई 70 72 मार के आया है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है दोस्त मेरे तो 70 72 अगर तू मार के आया है ना तो एकदम गड़बड़ करके आया है। एग्जाम हॉल में जाओगे ना, हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं ना, वो हम तोरा बनवाने के जुगाड़ में है, वो तोरा रोकने के जुगाड़ में है, इसलिए एकदम जितना बनेगा उतने बना के आना, ठीक ना। मैक्सिमम तुम जितना बना सको, लेकिन तुम ये समझ लो कि मिनिमम जितना कर पाओगे, जो सही लगेगा 70% जगह पे श्योर रहोगे उसी को मारना। क्या हुआ, 70% जगह पे श्योर रहोगे उसी को मारना, ये बात का एकदम ध्यान रखना, नहीं तो नहीं मारना। 70% श्योर रहोगे तभी मारना। अभी देखो एग्जाम हॉल से बच्चा आएगा कहेगा ओ सर न्यूमेरिकल पूछ दिया, ओ सर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था, ओ सर फलना चीज पूछ दिया, ओ सर चिल्ला चीज। अरे भाई तुमसे जितना बना है ना, तुम वो तो उसका काम है तुमको रोकना, नहीं रोकेगा सब 75 मार के चला आएगा। तो तुम उतने बना के आना, खाली गलती कम करके आना, जब तक कम स्कोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 40 को सही हो जाएगा ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। खाली 75 75 70 65 ये सब नहीं करना, और चुपचाप आके मेंस की तैयारी करना। पीटी जो है दोस्त मेरे कितना नंबर पे पिछले बार हुआ था वो तुम सुन लेगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्त समझ लो कि 100 में 50 नंबर पे लोग ज्वाइन करता है, मेरिट लिस्ट बनता है, आई तो पीटी है। एकदम निश्चिंत होके उतने बना के आना जितना बार बार कहते। अभी देखना बच्चा जैसे हॉल से बाहर निकला, अरे बाप रे बाप परीक्षा में क्वेश्चन बहुत हार्ड था, अरे बाप रे बाप क्वेश्चन बहुत इजी था, अरे बाप रे बाप क्वेश्चन बहुत मॉडरेट था। अरे भाई ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम अगला मेंस की तैयारी करने में लग जाओ फट से, एक सेकंड के लेट नहीं करते हुए। अगर तुमने खाली एक क्यों काम, तुम क्वेश्चन कम बनाया कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मीडियम बनाया तो ये रिजल्ट होगा, क्वेश्चन ज्यादा बनाया तब भी रिजल्ट होगा। खाली गलती तुम कम करके आया नॉर्मलाइजेशन में, तब रिजल्ट तो हर एकदम 100% हो जाएगा।
खाली गलती ज्यादा करके आना, कितना मार के आओगे नहीं होगा। जैसे हम यहाँ प्रयासरत है कि तुम्हारा क्वेश्चन बने, तू प्रयासरत है कि तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए उतने बना के आना जितना तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ये बात अभी जो बच्चा एग्जाम देने जाता है ओकरा नहीं समझा पाते हैं, कोई नहीं समझा सकता। ओकरा लगता है 75 में 75 मारेंगे हम, गड़बड़ा जाएगा। एकदम हिसाब से मार के आना है। आ जाओ इधर। अगला 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 कहता है, देख लो, सबको पता है गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस का, उससे कम द्रव, उससे कम घन। सबसे ज्यादा ठोस में रहेगा। अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। और अंतर आणविक स्थान, स्थान तो सबसे ज्यादा गैस में होगा, इसके अणु फैले फैले होते हैं। अप्रत्यास्थता या कठोरता सबसे ज्यादा ठोस। संसंजक बल सबसे ज्यादा ठोस। विसरण का गुण सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। इचला इतजे से सबसे ज्यादा विसरित कौन होगा? गैस होगा। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? ठोस में। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा दोस्तों? ठोस में होगा। अवस्था परिवर्तन के दौरान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताप नहीं बदलता है। अवस्था परिवर्तन जब होगा तो ताप नहीं बदलता है। मेरे पिताजी बोल रहे हैं, कहाँ का मास्टर है, कब से बोल रहा है, मुंह नहीं दुखाता है। अरे बाप रे बाप धान काट रहे थे, फोन लगा के सुन रहे, बहुत बढ़िया। कहता अवस्था परिवर्तन के दौरान पिताजी को मेरा प्रणाम करना। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता है। जब ठोस द्रव में जाएगा, द्रव गैस में जाएगा तो ताप नहीं बदलता है। ठोस द्रव गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं कौन कौन? एगो प्लाज्मा, एगो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, सूर्य और तारों की उष्मा किसके कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण। सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। चमक जो है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला कहते हैं दोस्त मेरे, इधर आजा। सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जाता है, जब नीचे से ऊपर, ये मान लो दिल्ली है, ये मान लो दिल्ली है, और ये दोस्त मेरे शिमला है, ये शिमला है। नीचे से ऊपर जाओगे तो दाब का मान घटता है। नीचे से ऊपर जाओगे ना तो दाब का मान घटता है। दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, दाब घटेगा क्वथनांक भी घटेगा, और वाष्पीकरण बढ़ जाएगी, और वाष्पीकरण बढ़ जाएगी, और वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाएगी। दाब घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगी। दाब घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगी। देख लो, दाब घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। दाब घटेगा, क्वथनांक घटेगा, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो भैया अगर यहाँ पर दिल्ली में 100 डिग्री सी पर पानी खोलेगा तो ऊपर जाने पर 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। अगर दिल्ली में 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो शिमला में 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। अब देख लो, नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, इसीलिए कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके नाक से कभी कभी खून निकलने लगेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर लो होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर में निकल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है। एक चीज और ध्यान रखना कि वायुयान के अंदर का जो दाब होता है, अगर बाहर में 8 है तो अंदर में 10 है। वायुयान के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब घट जाता है, अंदर में दाब वही मेंटेन रखना होता है। वायुमंडल के अंदर का दाब, वायुयान के अंदर का दाब बाहर के दाब से अधिक होता है, यानी वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, पहाड़ पर खाना बनाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां 100 से कम में, यानी क्वथनांक जो है वहां घट जाता है, वाष्पीकरण वहां तीव्र हो जाती है, इसलिए पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल होता है। और दोस्त मेरे कहते हैं, क्या कहते हैं, दाब दो प्रकार का होता है। एक दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर, दाब ठोस के लिए दाब अगर दो प्रकार का होता है दोस्त मेरे, दाब ठोस के लिए अगर हम बात करें, ठोस के लिए अगर हम बात करें तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और द्रव और गैस के लिए अगर हम बात करें, द्रव और गैस के लिए यानी तरल के लिए अगर हम बात करें, दाब बराबर होता है रो जी एच। सबको पता है ये न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। इसका यूनिट एकदम देख लेना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बटा मीटर स्क्वायर होता है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा हो जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठोस का दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल कम होगा दाब ज्यादा होगा। जैसे आप सुई ले लो, नाखून ले लो, दोनों से बैलून को फोड़ोगे, सुई का क्षेत्रफल कम दाब ज्यादा होगा। और अगर आप दो पैर, एक पैर और एक उंगली पर खड़े होते, एक उंगली का क्षेत्रफल कम, दाब का मान ज्यादा हो जाएगा। भूथर चाकू से काटोगे, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। बड़े ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। और द्रव और गैस का दाब जो है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, गहराई पर निर्भर करता है। गहराई बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, इसीलिए बांध में
बांध को गहराई में जाने पर मोटा बना दिया जाता है, क्योंकि गहराई में जाएगा दाब ज्यादा होगा, यहाँ गहराई में आएगा दाब यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ दाब ज्यादा होगा तो यहाँ मोटा बना देते हैं, नीचे मोटा बना देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। जो जो गहराई में जाते हैं दाब का मान बढ़ता है, दाब का मान बढ़ता है तो भैया जो जो गहराई में जाते हैं बांध को मोटा कर दिया जाता है। देख लो, पृथ्वी की सतह पर यानी दिल्ली में 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो जैसे पहाड़ की चोटी शिमला पर जाएंगे 100 से कम पर खोलेगा, और दाब क्वथनांक के समानुपाती और वाष्पीकरण की दर का भी उत्क्रमणानुपाती होता है। तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, पृथ्वी के स्तर से ऊपर जाओगे दाब घटेगा, पृथ्वी के स्तर से ऊपर जाओगे दाब घटेगा, पृथ्वी के स्तर से ऊपर जाओगे दाब घटेगा। क्वथनांक भी घटता है लेकिन वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। पृथ्वी के स्तर से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है। यही कारण है कि वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। कहेगा क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि कहेंगे ऊपर दाब का मान कम होता है। फिर कहता है अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है, पहाड़ पर खाना बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। फिर कहता है पास्कल का नियम, एकदम एक ही लाइन में समझ लो, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक से संबंधित जितना है सब पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र चलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, जितना हाइड्रोलिक से संबंधित है सब पास्कल चचा के नियम। हाइड्रोलिक से संबंधित है पास्कल चचा के नियम है। वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पर रिसने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान में यात्रा न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, अतः इनके शरीर से अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून बाहर आने की संभावना होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबा दिया जाए तो उस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वह वस्तु हल्की लगती है। उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन बल बोलो, उत्प्लावन बल बोलो, उत्प्लावन बल बोलो, उत्क्षेप बल बोलो, उत्क्षेप बल बोलो, उत्क्षेप बल बोलो, जो वस्तु द्वारा द्रव पर लगता है। अब भार बल जो द्रव द्वारा वस्तु पर लगता है, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल, ये उतना ही लगता है जितना यह पानी विस्थापित करता है। और भार बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है। भार बल किधर की ओर लगता है दोस्तों? ऊपर से नीचे की ओर लगता है। भार बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है, उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल या बुओयनेंसी फोर्स द्रव द्वारा वस्तु पर लगता है, उत्प्लावन बल। वस्तु द्वारा द्रव पर लगता है भार बल। वस्तु जो लगाएगा वो भार बल है, द्रव जो लगाएगा वो उत्प्लावन बल है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर भार बल का मान ज्यादा हुआ, अगर भार बल का मान ज्यादा हुआ, अगर भार बल का मान, ध्यान देना, अगर भार बल का मान ज्यादा हुआ, उत्प्लावन बल का मान कम हुआ, मान लो उत्प्लावन बल को W1 से डिनोट करते हैं, तो भार बल ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, डूबेगा। और अगर भार बल का मान कम हुआ, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हुआ तो तैरेगा। अब दोनों बराबर हो गया, W बराबर W1 हो जाएगा तो बीच में रहेगा। एकदम ध्यान रखना, अगर भार बल ज्यादा हो जाएगा डूब जाएगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तैरेगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में रहेगा। दोनों बराबर होगा तो क्या होगा? बीच में रहेगा। अब देखो, कहते हैं जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। कितना उत्प्लावन बल लगेगा? ये आर्किमिडीज ने कहा था, जितना पानी विस्थापित होगा उतने उत्प्लावन बल लगेगा, उतने उत्प्लावन बल लगेगा। अगला कहते हैं जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। बर्फ का घनत्व 900 kg पर मीटर क्यूब, जल का घनत्व जो पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व कितना? 900 kg पर मीटर क्यूब, और जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग, 1/10 भाग ऊपर रहता है। अच्छा बताओ तो, अगर कोई वस्तु है जो 20 न्यूटन का है, अब वह वस्तु जो है 16 न्यूटन का हो रहा है, तो बताओ तो कितना आयतन के बराबर पानी विस्थापित किया है वो? 2 न्यूटन के बराबर कि 4 न्यूटन के बराबर? 2 न्यूटन के बराबर कि 4 न्यूटन के बराबर? जल्दी बोल। सर आपकी वजह से हम आज ग्रुप डी में हैं और अब ALP में फोड़ के आएंगे। बहुत बढ़िया बात। बुक ऑर्डर किए हैं, नहीं मिला है, एकदम आ गया है। आपका एड्रेस वगैरह गलती होगा दोस्त मेरे, दिए होंगे मुर्गनपुर के जगह मुर्दापुर दे दिए होंगे तो बुक लौट के आ गया होगा। नहीं तो अभी अगर हम रिव्यू ले लें कितने लोग बुक ऑर्डर किए हैं और उनका पहुंचा है, कभी ना कभी कोई ना कोई बुक ऑर्डर किए हैं और उनका बुक पहुंचा है, एक बार एक टाइप कर दो। देख लो दोस्त मेरे, हमारे यहाँ फर्जी काम नहीं होता। देखो कितने सारे बच्चे अभी एक टाइप करेंगे। कोई बुक आप ऑर्डर किए हैं और आपके पास पहुंचा है, एक बार एक टाइप करो। देख लो
कहते हैं 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 20 न्यूटन का 16 न्यूटन का हो गया, 4 न्यूटन पानी विस्थापित करेगा। जितना पानी विस्थापित करेगा उतने हल्का प्रतीत होगा। बहता हुआ हिमखंड, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई हिमखंड है यानी बर्फ का टुकड़ा हो, नीचे से पिघलेगा, नीचे से पिघलेगा, नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है, और गलनांक घटता है तो जल्दी गलता है। आप कहेगा भैया बताओ बर्फ कैसे पिघलता है, ऊपर से कि नीचे से? कहेंगे नीचे से पिघलता है। अच्छा बताओ, तो एक नाव है जो समुद्र से पानी में जा रही है, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? समुद्र से पानी में जा रहा है, ऊपर उठकर तैरेगा या नीचे गिरकर तैरेगा? ऊपर उठकर तैरेगा कि नीचे गिरकर तैरेगा? जल्दी बताओ, ऊपर उठकर तैरेगा कि नीचे गिरकर तैरेगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं अगर समुद्र से कोई नाव पानी में गया तो ऊपर उठकर तैरेगा कि नीचे जाकर तैरेगा? आप बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे, दाब बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। आज समुद्र में अगर हम बात करें, समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र में अगर हम बात करें से पानी में गया तो पानी छोटा जगह नीचे जाएगा, छोटा जगह तो नीचे जाएगा। अब पानी से यानी नदी से समुद्र में जाएगा तो बड़ा जगह जाएगा, ऊपर उठ के तैरेगा, बड़ा जगह जाएगा, ऊपर उठ के तैरेगा। अगला कहते हैं मैनोमीटर गैसों का दाब नापता है, बैरोमीटर द्रव का दाब नापता है, ये वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर क्या नापता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब नापता है। एकाएक अगर नीचे गिरेगा, आंधी आ जाएगा, एकाएक नीचे गिरेगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे, आंधी आ जाएगा। धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे आएगा, बरसात आएगा, सबको पता होगा। ये क्वेश्चन पूछता भी है बरसात के कारण, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, तो मौसम साफ हो जाएगा। एकाएक नीचे गिरेगा, आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, बरसात आ जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे ऊपर आएगा, मौसम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे एकाएक नीचे गिरेगा, आंधी तूफान आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, बरसात, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ हो जाएगा। मैनोमीटर गैस का दाब नापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। अगला कहते हैं जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व तो कम होगा, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व तो अधिक। इतना नहीं सोचना तुम, एक लाइन में ये सोचना कि अगर जो तैरेगा यानी बर्फ तैरता है ना, तो बर्फ तैरता है तो इसका घनत्व तो कम होगा, इसका घनत्व इससे भी कम होता है, 900 kg पर मीटर क्यूब होता है, 900 kg पर मीटर क्यूब होता है। जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, और जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा। अब देखो मक्खन तैर रहा है तो मक्खन का घनत्व कम होगा, आदमी तैर रहा है आदमी का घनत्व कम होगा, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा, अगर अंडा तैर रहा है अंडे का घनत्व कम होगा, क्या बोलते हैं, बर्फ तैर रहा है बर्फ का घनत्व क्या होगा? कम होगा। अगर पारे में लोहे की गेंद तैर रही है तो वहां लोहे का घनत्व कम होगा। अब पानी में डूब जा रही है तो डूब जाने पर घनत्व अधिक होगा। तो एक लाइन में समझ लो, तैरेगा तो घनत्व कम होगा, और डूबेगा तो घनत्व अधिक होगा, तैरेगा तो घनत्व कम होगा, और डूबेगा तो घनत्व अधिक होगा, तैरेगा तो घनत्व कम होगा, और डूबेगा तो घनत्व अधिक होगा, तैरेगा तो घनत्व कम होगा, तैरेगा तो घनत्व कम होगा, डूबेगा तो घनत्व अधिक होगा। कंटेंट के बाप है सर आप, ऐसे नहीं बोलो दोस्त। अब वही देखना जो नया पढ़ना मेरे पास शुरू किया होगा ना 15-20 दिन से, वो एग्जाम में जाएगा और कुछ याद ही नहीं रहेगा, कहेगा एसके जाजे पढ़ाया तो कुछ पूछवे नहीं किया। हम क्या पढ़ा रहे, ओल पढ़ा रहे हैं अभी बकरी। दोस्त मेरे समझ लो, तू किसी कर रहे सुनना, इतने बनेगा ना तू उतने बना के आना, उतने स्तर पिटी हो जाएगा, ठीक ना? हम जो कह रहे उतने करके आना दोस्त मेरे, तभी तो हर काम होगा। अगला
कहते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पानी की अपेक्षा तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होगा। जो तैरेगा, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य नहीं याद रखना है, सीधा तैरेगा घनत्व कम, डूबेगा घनत्व अधिक। देख लो तो तैरता हुआ मनुष्य का घनत्व कम होगा। फिर कहता है पानी की अपेक्षा बर्फ तैर रहा है, उसका घनत्व कम होगा। फिर कहता है दूध की अपेक्षा मक्खन का घनत्व कम होगा। जो तैरेगा, वायुमंडल की अपेक्षा बादल का घनत्व कम होगा। और लाइफ जैकेट जो पहनते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं तो मोटा कर देता है, आयतन बढ़ाता है, आयतन बढ़ाएगा तो घनत्व का मान कम हो जाएगा। लाइफ जैकेट या व्यक्ति के तैरते अवस्था में रखने के लिए आयतन में वृद्धि कर देता है। आयतन मोटा कर देता है ना, आयतन वृद्धि करेगा, घनत्व घट जाएगा, तैर जाएगा। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, एक चीज और ध्यान रखना। लड़का लिखता है सर आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन एलपी में हुआ है पिछले वर्ष, फिर भी हम आपका क्लास कर रहे हैं। हम हैं गया जिला से 100 किलोमीटर दूर, बाकी बाजार में रहने वाले। एकदम चला, खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ने का कोई एलपी हो गया तो क्या हुआ, फिर भी पढ़िए। दूसरे कहते हैं अगला लोहे का आगे की तैयारी कीजिए। दोस्त मेरे लोहे का एक गोला पारा में तैरता है, तो पारा में तैर रहा है तो वहाँ लोहे का घनत्व कम होगा। पानी में डूब जाएगा तो वहाँ पानी में लोहे का घनत्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जहाँ तैरेगा घनत्व कम, अपेक्षिक घनत्व ध्यान रखना, पदार्थ बटा पानी होता है, पदार्थ बटा पानी होता है, पदार्थ बटा पानी होता है, पदार्थ बटा पानी अपेक्षिक घनत्व, पदार्थ बटा पानी अपेक्षिक घनत्व होता है, पदार्थ तब पानी, और भी बट्टे में अपेक्षिक घनत्व सापेक्षिक घनत्व मात्रहीन और विमाहीन राशि है, क्योंकि ये दो घनत्वों का अनुपात है। बैरोमीटर अभी तुरंत बताए थे, पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा, आंधी तूफान आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा दिन साफ हो जाएगा। पाठ्यांक अचानक ऊपर चढ़ेगा, दैनिक तापमान में वृद्धि होने की संभावना। देखो एकाएक नीचे गिरेगा आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा वर्षा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा मौसम साफ, एकाएक ऊपर चढ़ जाएगा गर्मी लगने लगेगा, एकाएक ऊपर चढ़ेगा गर्मी लगेगा। पनडुब्बी नहीं, जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत, खाली दुगो को छोड़ के, एगो वैसलीन लगी सुई का डूब जाना और बहुत पतली सुई का तैरना। ये दोस्त मेरे पृष्ठनाव का उदाहरण है, पृष्ठनाव का उदाहरण है। देख लो कहते हैं पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब देख लो पृष्ठनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, पृष्ठनाव बराबर बल बटा लंबाई, बल बोले तो न्यूटन, लंबाई बोले तो मीटर, और न्यूटन का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर, मीटर कट जाएगा केजी सेकंड पावर -2। इसका बीमा भी पूछता है। पृष्ठनाव कहते हैं पृष्ठनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। पृष्ठनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। और दोस्त मेरे ये बात जान लीजिए कि अगर क्षेत्रफल को कम करने की वो चेष्टा करेगा तो इसीलिए पानी की बूंद गोल होती है, सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपके हुए होते हैं। पृष्ठनाव के कारण ही गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठनाव के कारण ही गर्म खाना क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है, सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये सब पृष्ठनाव के कारण ही होता है। कहते हैं वर्षा की बूंद, पृष्ठनाव के उदाहरण, वर्षा की बूंद, पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पतली सुई, देखो सब कहेगा जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जितना तैरने डूबने वाला है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत है। लेकिन दूगो को छोड़ के, एगो वैसलीन लगी सुई का डूब जाना, एगो बहुत पतली सुई का तैरना। एगो वैसलीन लगी सुई, वैसलीन लगी सुई का, वैसलीन लगी सुई का डूब जाना, वैसलीन लगी सुई का, वैसलीन लगी सुई का दोस्त मेरे, वैसलीन लगी सुई का क्या होना, वैसलीन लगी सुई का डूब जाना और बहुत पतली सुई का तैरना, वैसलीन लगी सुई का डूब जाना और बहुत पतली सुई का तैरना, ये पृष्ठनाव का उदाहरण है। बाकी आदमी तैर रहा है, मक्खन तैर रहा है, बर्फ तैर रहा है, पारा में लोहा का गेंद तैर रहा है, पानी में लोहा का गेंद डूब रहा है, सब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण। लाइफ जैकेट का पहनना, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण। पतली सुई पृष्ठनाव के कारण ही पानी में तैराई जाती है। अस्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता है, जैसे ही केरोसिन का तेल दोगे उसका पृष्ठनाव कम होता है, खट से लार्वा जो है पानी में डूब जाएगा। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है पृष्ठनाव के कारण। पानी का बुलबुला बड़ा साबुन का बुलबुला बड़ा बनता है पृष्ठनाव के कारण। पृष्ठनाव हमेशा ध्यान रखना, पृष्ठतनाव सबसे ज्यादा होता है मधु का, सबसे ज्यादा होता है मधु का, उससे कम होता है पानी का, और सबसे कम होता है दोस्त मेरे केरोसिन का। जो द्रव जितना ज्यादा फैलेगा उसका पृष्ठनाव उतना कम होता है। और तापमान बढ़ाओगे तो पृष्ठनाव का मान घटता है, तापमान
बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है दोस्त मेरे, घटता है। अब देखो गर्म खाना या स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण, जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, ध्यान रखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पतला होगा तो कम हो जाएगा, इसीलिए मैल की गहराई में चला जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे ही डिटर्जेंट आप डालिएगा वो पतला होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा तो फैलेगा, अब फैलेगा तो उसके बुलबुले बड़े हो जाएंगे। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। साबुन का बुलबुले पृष्ठ तनाव के कारण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण वो पतला हो जाता है, जैसे ही साबुन डालते हैं उसके बुलबुले फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब दो साबुन के बुलबुले का आपस में सटाया जाए तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा, छोटा वाला बुलबुला और छोटा हो जाए, बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला बुलबुला और छोटा हो जाएगा, जब दो बुलबुलों को आपस में सटाया जाता है। H बराबर केशिकत्व की घटना की अगर हम बात करें तो H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा RdG। अगर H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा RdG, ये अगर मान लो पानी है, ये अगर मान लो पानी है तो H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा RdG। H बराबर होता है, ये जो हाइट है ये H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा RdG। यहाँ खाली एक ही चीज ध्यान रखना, त्रिज्या जितनी पतली होगी चढ़ान उतना ज्यादा होगा, त्रिज्या जितनी पतली होगी चढ़ान उतना ज्यादा होगा। कहते हैं त्रिज्या जितना कम होगा चढ़ान उतना ज्यादा होगा। H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा RdG। H बराबर 2t cos थीटा बटा RdG। एक चीज ध्यान रखना, बताओ तो पारा का नवचंद्रक कैसा होता है या पानी का नवचंद्रक कैसा होता है, अवतल के जैसा, देखे तुम लोग कितना पढ़ा है, अवतल के जैसा कि उत्तल के जैसा। पानी का नवचंद्रक कैसा होता है, अवतल के जैसा कि उत्तल के जैसा, जल्दी बता। जल्दी बता, पानी का नवचंद्रक कैसा होता है, अवतल के जैसा कि उत्तल के जैसा, देख लो एकदम याद रखना। पानी पारा, तो दोस्त मेरे ये नौ पहले होता है, र बाद में होता है, अ पहले होता है, उ बाद में होता है, यानी नौ पहले होता है ना अ में, और र बाद में होता है, अ पहले होता है, उ बाद में होता है। ये हो जाएगा अवतल लेंस के जैसा, ये हो जाएगा दोस्त मेरे उत्तल लेंस के जैसा, ये अवतल लेंस के जैसा, ये उत्तल लेंस के जैसा। जल्दी बता, पानी नौ पहले होता है, अ हो जाएगा। पानी का नवचंद्रक किसको कहते हैं, ये ऊपरी सतह जो धसा हुआ होता है इसी को नवचंद्रक कहते हैं। ऊपरी सतह जो दोस्त मेरे धसा हुआ होता है इसी को हम लोग नवचंद्रक कहते हैं, और जिसकी त्रिज्या कम उसका चढ़ान ज्यादा। केशिकत्व तो क्या है, किसी भी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना केशिकत्व तो कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, या जाइलम या प्लोएम के द्वारा खनिज लवण का संचरण, या किसान अपने खेत की जुताई कर देता है केश नलियों को तोड़ देता है, या ब्लॉटिंग पेपर या थीन पेपर के ऊपर स्याही रखने से फैल जाना, ये सब केशिकत्व का उदाहरण है। हाँ? कौन? कहते हैं सामान्यतः जो द्रव कांच को भिंगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पारा की बात करो, पारा नीचे उतरता है क्योंकि पारा कांच पर नहीं चिपकता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, पानी चिपक जाता है तो ऊपर चढ़ता है, केरोसिन चिपक जाता है ऊपर चढ़ता है। कहते हैं सामान्यतः जो द्रव कांच को भिंगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिंगोता वो नीचे उतरता है। केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने का कारण पृष्ठ तनाव है। नली की त्रिज्या कम होने पर, क्योंकि H बराबर cos थीटा बटा RdG, जिसकी त्रिज्या कम होगा चढ़ान ज्यादा होगा, ऊंचाई का मान बढ़ता है, अधिक होने पर घटता है। देख लो केशिकत्व के उदाहरण क्या क्या है, हम अभी तुरंत जे बोले, लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का फैलना, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का फैलना, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का फैलना, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का दोस्त मेरे फैलना, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का फैलना, ब्लॉटिंग पेपर पर किसका फैलना, स्याही का फैलना। एकदम चला ध्यान से देखो, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का फैलना, पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण, वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देता है जिससे मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है, और जिससे नमी अधिक समय तक बरकरार रहता है। अभी तुरंत बताए थे, पानी नौ पहले होता है तो अवतल लेंस, और पारा र बाद में होता है तो उत्तल लेंस। पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस के जैसा, पानी का अवतल लेंस के जैसा, पारा का उत्तल लेंस के जैसा। पहले नौ होता है बाद में र होता है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, स्वसंजक बल एक असंजक बल, समान अणुओं के बीच अगर लगेगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्वसंजक बल। समान अणुओं के बीच अगर लगेगा, समान अणुओं के बीच लगेगा, समान अणुओं के बीच लगेगा, इसको कहते हैं स्वसंजक बल। और असमान अणुओं के बीच लगेगा इसको कहते हैं
असंजक बल। एगो चीज एकदम ध्यान रखना दोस्त मेरे, समान अणुओं के बीच सहसंजक और समान अणुओं के बीच असंजक। सहसंजक बल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है दोस्त मेरे गैस में। सबसे कम होता है गैस में, सबसे कम होता है गैस में। और संजक की बात करें, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखना चौक से, या व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखना, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखना, ये सब असंजक बल का उदाहरण है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड अलग है, असमान अणु, यानी ब्लैक बोर्ड अलग हुआ, चौक अलग हुआ, व्हाइट बोर्ड अलग हुआ, मार्कर अलग हुआ, ये सब क्या है? असमान अणु। असमान अणु है तो असंजक बल का उदाहरण है, असमान अणु है तो असंजक बल का उदाहरण है। सहसंजक बल समान अणुओं के बीच। एगो चीज और ध्यान रखना कि अगर ये कांच है, ये कांच है और ये दोस्त मेरे पारा है, तो ये एकरा पे नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि इसका सहसंजक बल जो होता है वो मजबूत होता है। असंजक जो होगा नहीं चिपकता है, तो असंजक जो होगा वो कमजोर होगा, असंजक कमजोर होगा। अब पानी जो है दोस्त मेरे चिपक जाता है, पानी चिपक जाता है तो इसका सहसंजक जो होगा वो कमजोर होगा, और इसका जो असंजक होगा वो मजबूत होगा। असंजक जो होगा वो मजबूत होगा। देख लो बढ़िया से, अगर ये आपस में चिपक जाता है तो सहसंजक इसका नहीं चिपकता है इस पर, इसका मतलब इसका अपने अणुओं के बीच सहसंजक मजबूत है, असंजक कमजोर है। ये एकरा पे चिपक जा रहा है, इसका मतलब इसका सहसंजक कमजोर है, सहसंजक कमजोर है। ये चिपक जा रहा है तो असंजक मजबूत है। जे चिपक जाएगा तो असंजक मजबूत, नहीं चिपकेगा तो असंजक कमजोर। नहीं चिपकेगा तो असंजक क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? कमजोर हो जाएगा। आप देख लो बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय कहता है दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। ये बर्नौली का प्रमेय कहता है। इसका एग्जांपल क्या क्या है? कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर उसका झुक जाना। वेंचुरी मीटर जो द्रव के प्रवाह का वेग नापता है। एटोमाइजर जो स्प्रेयर है वो भी इसी के का एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाइए आप, कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर उसका झुक जाना। कोई ट्रेन आ रही है तो पटरी से दूर खड़े रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घट जाएगा, आप खिंचा जाइएगा। तो ये सब इसी का एग्जाम्पल है। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि गहराई में जाइएगा तो गहराई बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घट जाएगा, शांत हो जाएगा। कहते बर्नौली का उदाहरण, तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना। एगो चीज ध्यान रखिएगा, बर्नौली का प्रमेय जो है ना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पूछता है क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरी मीटर जो द्रव के प्रवाह का वेग नापता है, यह भी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर गति ऊर्जा बढ़ता है, उसके कारण दाब घट जाता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आते लोगों को दूर खड़े रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गति ऊर्जा बढ़ने से दाब घट जाता है। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि गहराई में जाओगे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घट जाएगा, दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एगो चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, हुक का नियम कभी कभी पूछ देता है। हुक का नियम, हुक का नियम, हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है प्रतिबल, प्रतिबल जो है समानुपाती होता है विकृति के, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, लेकिन प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर। हुक का नियम कहता है प्रतिबल समानुपाती विकृति के, लेकिन प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, लेकिन प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर। प्रतिबल की अगर हम बात करें, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो यहाँ प्रतिबल बराबर हो जाएगा, प्रतिबल बराबर हो जाएगा ई इंटू विकृति, ई इंटू विकृति। और दोस्त मेरे विकृति, प्रतिबल बराबर था बल बटा क्षेत्रफल, अब विकृति बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई बटा मूल लंबाई, प्रारंभिक लंबाई बटा लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अब बटा क्या होता है दोस्तों मेरे? मूल लंबाई होता है। और प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ये हुक का नियम है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो ई आएगा, तो प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति। ई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है। ई बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति। इसका भी विकृति का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है, चूंकि लंबाई लंबाई है तो दोनों मीटर मीटर हो जाता है। प्रतिबल का जो होता है, प्रतिबल का होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, वही होता है प्रत्यास्था गुणांक का, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। यानी प्रतिबल का, दाब का और प्रत्यास्था गुणांक का सबका यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। हुक का नियम कहता है प्रतिबल समानुपाती हो